हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट का टॉपिक। पार्लियामेंट यानी संसद। संसद संसद का टॉपिक इंडियन पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि संसद एक ऐसा केंद्र है दोस्तों देश का, जहाँ पर देश के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। वो चाहे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, इकोनॉमिक मामलों से जुड़ा हुआ हो, देश की रक्षा से जुड़ा हुआ हो, या फिर किसी और चीज से। ठीक है दोस्तों, तो संसद है वो देश का एक केंद्र बिंदु है। भारत में संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। तो आप इससे महत्व समझ सकते हैं कि संसद का क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, अब भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो है संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सिद्धांत क्या है? पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये बोलता है कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी अलग अलग नहीं होते। ठीक है, ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये भारत ने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि वेस्टमिंस्टर वो जगह है जहां पर इंग्लैंड का पार्लियामेंट है या फिर संसद स्थापित है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की। ठीक है, यानी संवैधानिक प्रावधान क्या है संसद के बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 यानी 79 से लेकर 122 तक किसके बारे में दिया गया है? रिलेटेड टू पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होती हैं। ठीक है, संस्थाओं में हम बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये एक संस्था है, संस्थान है जो देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए काम करते हैं। और पार्लियामेंट है दोस्तों, पार्लियामेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब होता है दोस्तों अंग, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी, यानी विधायी अंग है। विधायी का मतलब क्या होता है दोस्तों? विधायी का मतलब होता है वो क्षेत्र जिसका काम होता है कानून बनाना। ठीक है, यानी कानून बनाना, उसको बोलते हैं विधायी। ठीक है, भारत में जो काम है उसको 3 भागों में बांटा गया है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो भारत में क्या है दोस्तों, ये खूबसूरती है कि सभी को पावर है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं देकर उनका बंटवारा कर दिया। और बंटवारा भी ऐसे कि सारी संस्थाएं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, विधायी अंग है पार्लियामेंट। ठीक है, अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट से क्या समझते हैं दोस्तों? यानी संसद की संस्थाएं कौन कौन सी है संसद। अब संसद की जो संस्थाएं हैं दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहले आता है राज्यसभा। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं, या दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये शुरुआत में इनके नाम लोकसभा और राज्यसभा नहीं थे दोस्तों। जो ये इनका हिंदी नाम है ये 1954 के अंदर अडॉप्ट किए गए थे। यानी 1954 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा नाम लिया गया था। पहले इसको क्या बोलते थे? इसको बोल सकते हैं हाउस ऑफ एल्डर, यानी जो एक बड़े व्यक्ति हैं उनका सदन, इसको बोलते थे हाउस ऑफ, इसको बोल सकते हैं पीपल। ठीक है, यानी व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का सदन। या फिर व्यक्तियों का सदन कैसे बोल सकते हैं दोस्तों? ये क्या व्यक्ति नहीं है, इसको मतलब है कि जो व्यक्तियों द्वारा चुने हुए सदन, इसके अंदर इस सदन में जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है।
हाउस ऑफ पीपल, पीपल का मतलब ये नहीं होता कि लोग, कि लोगों का सदन है। पीपल तो इसके अंदर भी है, जो पीपल आप समझते हैं, या हम इन जनरल समझेंगे तो इसका मतलब पीपल तो इसके अंदर भी, इसके अंदर भी इंसान ही है, जानवर थोड़ी है। लेकिन हाउस ऑफ पीपल का मतलब यहाँ इससे ये है कि इसके अंदर जो चुनाव होता है लोगों का, वो डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाता है। पीपल का मतलब यहाँ है जनता, ठीक है। इसको बोल सकते हैं दोस्तों दूसरा लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस भी बोल सकते हैं, या फिर सेकंड हाउस बोल सकते हैं, ठीक है, सेकंड हाउस। इसको फर्स्ट हाउस बोल सकते हैं, फर्स्ट हाउस। इसको फिर एक चीज और नाम इसका काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है दोस्तों, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको बोल सकते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। इसको हाउस ऑफ पॉपुलर भी बोलते हैं, यानी हाउस ऑफ पॉपुलर, यानी पॉपुलर क्या होता है दोस्तों, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध लोगों का। क्यों? क्योंकि जो जनता के बीच प्रसिद्ध होते हैं अमूमन वही चुनकर आते हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, ये जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है किससे लिया था, हमने पहले भी बताया था कि ब्रिटेन से लिया था। अब ब्रिटेन के अंदर जैसे यहाँ हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, वहां कौन होता है, क्वीन होता है या किंग होता है, ठीक है दोस्तों। यानी हमारे प्रेसिडेंट होता है, तो हमारे प्रेसिडेंट की जगह वहां पर क्या होता है, क्वीन या किंग। अब लोकसभा को, यानी जो निचला सदन है, उसको क्या बोला जाता है वहां पे, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स। और हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है, वहां पे क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। आगे बात सुनिए, हाउस ऑफ लॉर्ड। अब अमेरिका के अंदर देखेंगे दोस्तों, अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो संसद का अंग नहीं होता, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, यानी संसदीय शासन प्रणाली की बात की थी, उसके अंदर कार्यपालिका और विधायिका है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन अमेरिका में कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों, वहां पर है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। वहां पर जो शासन का मुखिया होता है वो कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। और भारत में होता है शासन का मुखिया प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। तो वहां पर क्या होता है, इस शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो सिर्फ एक कार्यपालिका का सदस्य है, ना कि विधायिका का। विधायिका कौन है, विधायिका वहां पे लिखो। अब वहां पर राज्यसभा की जगह क्या होता है दोस्तों, सीनेट, ठीक है, क्या होता है, सीनेट, ये राज्यसभा। और लोकसभा की जगह हमारे यहाँ, सॉरी, वहां पे राज्यसभा क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ सीनेट। और दूसरा जो लोकसभा है उसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आगे बात समझ में, ये तो हो गया अमेरिका का। और ये क्या है दोस्तों, ब्रिटेन का। आगे बात समझ में, और अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट है वो संसद का अंग नहीं होता। आगे बात समझ। अब आगे चलते हैं कि आगे इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है, इसके अंदर जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है कि कंपोजिशन क्या है संसद की, ठीक है, कि कंपोजिशन क्या है संसद की। संसद की कंपोजिशन के अंदर दोस्तों, कंपोजिशन का मतलब होता है रचना। संसद की रचना के अंदर क्या क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की
रचना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद की रचना। संसद के अंदर कौन कौन आता है दोस्तों? संसद के अंदर आता है, पहले देखेंगे राज्यसभा। अब राज्यसभा का देखो दोस्तों, राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 250, जिसके अंदर 238 हैं वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और 12 लोग हैं, उनको नामित करते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक, 12 लोगों को कौन नामित करते हैं? राष्ट्रपति। और 238 हैं, वो कहां से आते हैं? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो दोस्तों, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट का प्रतिनिधित्व क्या है? स्टेट का प्रतिनिधित्व कैसे आता है दोस्तों? राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चयन से। ठीक, निर्वाचन से, सॉरी चयन से नहीं, चयन का मतलब होता है सिलेक्शन और निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन। सिलेक्शन की प्रोसेस तो होती है दोस्तों कि आप किसी एक को सेलेक्ट कर लो, दिए गए कोई भी किसी एक को भी उठा के आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो। लेकिन इलेक्शन का मतलब होता है कि वोट डाल के प्रक्रिया के तहत उसका निर्वाचन होगा। अब देखो इसके अंदर क्या आता है? स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व कैसे आता है? द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं दोस्तों? डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर होता है दोस्तों जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, यानी जनता किसी इलेक्शन के अंदर जब वोट डालती है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, यानी प्रत्यक्ष मतदान। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों? जब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जनता के जो जनता को जो रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, वो जब किसी को चुनते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल वोट ट्रांसफर। सिंगल वोट ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों, सिंगल वोट ट्रांसफर। आगे बात सुनिए। अब इसमें जो अब राज्यसभा में किसी राज्य की कितनी सीटें होंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, वो डिपेंड करता है दोस्तों उस राज्य की पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से राज्य को सीट अलॉट की जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से। अब किसी राज्य जैसे यूपी जैसे राज्य के अंदर जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे क्या हो गई? 31 सीटें हैं राज्यसभा में। और त्रिपुरा के अंदर आप देखेंगे तो त्रिपुरा के अंदर 1 सीट है। आगे बात समझो, त्रिपुरा के अंदर 1 सीट है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीट किसके आधार पर है? पॉपुलेशन के आधार पर। दूसरा क्या है? अमेरिका में आप देखेंगे ना तो अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य को 2 सीटें दी गई हैं। ठीक है, यानी 100 सीट हैं। वहां पे जनसंख्या को नहीं देखा जाता कि किस राज्य के अंदर कितनी जनसंख्या है, सिर्फ 2 सीट फिक्स कर दी। अब इससे दिक्कत क्या हुई? देखो दिक्कत तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसका एक डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है दोस्तों कि अल्टीमेटली जो होता है अंततः है इनका काम क्या होता है? जनता का प्रतिनिधित्व करना। लेकिन यहाँ पर जनता का तो ख्याल रखा ही नहीं गया। यहाँ पर तो सीट फिक्स कर दी कि 2 सीटें मिलेंगी, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो। जनता का कोई मैटर ही नहीं छोटा है। यहाँ हमारे केस में क्या है कि जनता का प्रतिनिधित्व करना है तो जनता के हिसाब से ही यानी पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से ही सीटें होनी जरूरी हैं। तो इसको हम बेटर बोल सकते हैं अमेरिका वाले सिस्टम से।
ठीक है। अब बात आती है दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? यूनियन टेरिटरी दोस्तों फिलहाल में 7 है, ठीक है, फिलहाल में 7 यूनियन टेरिटरी है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब इसके अंदर 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी खुद की क्या है दोस्तों? विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें कौन सा है? दिल्ली, पुदुचेरी और JNK, ठीक है। ये जो पहले वाली और दूसरे वाली है दोस्तों, ये फिलहाल में कंटिन्यू है, यानी स्टेट इनकी दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पुदुचेरी की है, लेकिन जब JNK में अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिजोल्व है, ठीक है, वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो प्रीशिमन का काम चल रहा है उसके बाद ही वहाँ पे इलेक्शन होंगे। अब प्रीशिमन क्या होता है दोस्तों? प्रीशिमन से जो राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको निर्धारित किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कितनी सीटें होंगी राज्य के अंदर, विधानसभा की कितनी सीटें होंगी, कितनी सीटें लोकसभा की होंगी, कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, तो वो सारी कौन तय करता है? वो सारी तय करता प्रीशिमन आयोग, ठीक है दोस्तों। आगे बात समझिए। अब बात आती है नॉमिनेशन की। 12 मेंबर हैं, उनको नॉमिनेट कैसे करते हैं, यानी नामित कैसे करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। अब नॉमिनेटेड मेंबर क्या है कि 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। वो 12 मेंबर कहां से होंगे दोस्तों? वो 12 मेंबर होंगे आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस या फिर सोशल सर्विस। इन क्षेत्रों से 12 ऐसे लोगों को जिनको विशेष रूप से जानकारी होती है उन क्षेत्रों की, क्योंकि संसद के अंदर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। तो 12 लोगों को नामित क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएं हैं या विशेष लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, ठीक है, वो इलेक्शन की प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, तो उनको नामित करके सदन के अंदर लाया जाता है ताकि उनकी जो जानकारी है उसका फायदा उठाकर देश के अंदर प्रगति की जाए। वो डायरेक्ट इलेक्शन से तो सदन के अंदर आना पसंद नहीं करते, ठीक है, वो फिर किससे आते हैं? राष्ट्रपति के नॉमिनेशन से, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है लोकसभा की। लोकसभा है उसका क्या कंपोजिशन है, उसकी क्या रचना है, ठीक है। लोकसभा के अंदर दोस्तों कितनी सीटें हैं? 552, ठीक है। लोकसभा के अंदर 552 सीटें हैं, उसमें से 543 के ऊपर इलेक्शन होता है और 2 है वो नॉमिनेशन से फिल की जाती है, नॉमिनेशन, ठीक है। ये पॉइंट 2 वाला ये मार्क कर लेना, स्टार कर लेना, इसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों है वो मैं आगे आपको बताऊँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 545 सीट है वही फिल की जाती है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 552 और 545 सीटों के ऊपर यानी 543 के ऊपर इलेक्शन होता है और 2 नॉमिनेशन से फिल करते हैं राष्ट्र एंग्लो इंडियन सोसाइटी से। अब देखो, अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन की, राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है दोस्तों? राज्यों के अंदर से डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यानी राज्यों के अंदर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन से राज्यों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका चुनाव होता है। अब देखो,
इसके अंदर जो चुनाव है वो किस सिद्धांत पे होता है दोस्तों? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या चीज है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब ये क्या चीज है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये क्या चीज है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से मतलब है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति, जो भी युवा या जो भी वयस्क एक निर्धारित आयु को पूरा कर लेगा तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। वो किस कम्युनिटी से है, किस कास्ट से है, या फिर किस समुदाय से है, ठीक है, किस पंथ से है, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो सिर्फ एक उम्र, यानी 18 साल के बाद हर कोई जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके अंदर वोट डाल सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। अब पहले क्या होता था दोस्तों कि 21 साल की आयु का जो व्यक्ति होता था वही वोट डाल पाता था, ठीक है। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत क्या कर दिया दोस्तों? इस उम्र को घटाकर 21 साल से 18 साल कर दिया गया, ठीक है। आगे बात समझ में कि वोट डालने की उम्र 18 साल कब की गई थी? 1988 के अंदर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। आगे बात समझ में। अब बात आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी के अंदर भी डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। लेकिन संविधान के अंदर ये कब ऐड किया गया था? संविधान के अंदर ये ऐड किया गया था दोस्तों, इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पब्लिक एक्ट 1965। इसको ध्यान रख लो कि इस अधिनियम के तहत 1965 में यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भी डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान शामिल कर लिया गया था, ठीक है दोस्तों। यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पब्लिक, यानी हाउस ऑफ पब्लिक क्या होता है दोस्तों? लोकसभा, ठीक है दोस्तों। एक्ट तब 1965 के लिए। आगे बात समझिए। अब देखो दूसरा, अब इसके अंदर दोस्तों दिल्ली, पुडुचेरी और ये क्या है अपना जो एक और है J&K, इसके अंदर क्या है? लोकसभा के सदस्य हैं वो ज्यादा हैं और जो छोटे छोटे हैं उनके अंदर सिर्फ एक एक या फिर दो दो सीटें हैं लोकसभा की। अब बात आती है दोस्तों नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन सोसाइटी, यानी एंग्लो इंडियन सोसाइटी है उससे 2 मेंबर हैं, उनका नॉमिनेशन या उनको नामित कैसे करते हैं? नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन सोसाइटी इन कहां पर नामित करते हैं राष्ट्रपति उनको? लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब ये बात आती है दोस्तों कि ये वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है, कैसे इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जर्नल सी बात है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है कि 2 लोगों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सोसाइटी से लोकसभा के अंदर नामित करते हैं। फिर इसमें खास क्या है? इसमें खास है दोस्तों कि ये देखो सबसे पहले ये कब तक शुरू किया गया था? 1960 को, ठीक है। 1960 तक लागू किया गया था कि 1960 तक ही इसको रखना है। फिर 10-10 साल की वैलिडिटी इसकी बढ़ाते गए। अब 95th CAA से लेकर
2009 में इसकी वैलिडिटी कितनी कर दी थी, 2020 तक बढ़ा दिया था ये। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से इस प्रावधान को खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसको संविधान से हटा दिया। इससे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको संविधान से हटा दिया गया। ये बात याद रखना, पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको संविधान से हटा लिया गया है। हालांकि जो इसका प्रेजेंट स्टेटस है दोस्तों, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि सरकार ने जो ये एक्ट लेके आई है सरकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली यानी याचिका दायर की गई है। ठीक है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। ठीक है, जब जो भी फैसला आएगा वो बाद में हम किसी वीडियो में फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, अब बात आती है लोकसभा को देख लिया, राज्यसभा की बात करती है। सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों देख लिया, लोकसभा राज्यसभा पहले देख लिया था। अब बात आती है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा का इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है दोस्तों, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी जनता इसके अंदर वोट डालती है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जनता वोट डालती है। और जैसा मैंने बताया पहले, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 से इसकी उम्र 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 साल। ठीक है दोस्तों, 21 साल से घटाकर कितनी कर दी, 11 साल, हाँ सॉरी 18 साल। अब बात आती है कि लोकसभा के अंदर मेंबर आपको पता है मेंबर पहले बता दें 552 या फिर 543 के ऊपर फिलहाल इलेक्शन हो रहा है। 2 वाला ये है, ये इससे खारिज कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अब बात आती है दोस्तों कि जो सेंसस है, यानी जनगणना के बाद डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन क्या होता है, और सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट है वो कैसे होता है। ठीक है, रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस। सेंसस का मतलब होता है दोस्तों जनगणना, और रीएडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अब ये थोड़ा सा टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि रीएडजस्टमेंट कैसे होती है। देखो दोस्तों, जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो अब रीएडजस्टमेंट या फिर जनसंख्या बढ़ने के बाद रीएडजस्टमेंट सीटों का कैसे होता है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होता है राज्यों के अंदर। तो जब भी जनगणना होती है एक डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, डिलिमिटेशन कमीशन। यानी परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग दोस्तों क्या करता है, परिसीमन आयोग का काम होता है राज्यों के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब की सीटों को निर्धारित करता है। कौन करता है, वो करता है परिसीमन आयोग। यानी हर जनगणना के बाद सीटें एडजस्ट होती रहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो 1952 यानी 1951 में क्या हुआ, 1951 में जब जनगणना हुई तो 1952 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन बना। 1961 के अंदर फिर जनगणना हुई तो 1962 में
फिर 1971 में बना, तो 1972 के अंदर फिर से डिलिमिटेशन कमीशन हुई। ठीक है, आगे बात सुनो। अब देखो कि यहाँ पे देख लिया भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो कुछ मेजर करने पड़ेंगे, यानी कुछ तरीके ऐसे करने पड़ेंगे कि आपको जनसंख्या के ऊपर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या सोचा, विधायिका के केस में क्या सोचा कि उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से क्या कर दिया, फिक्स कर दी सीटें। कब तक? 2000 तक कि जनगणना जब भी होगी उसके बाद डायरेक्ट 2000 में जाके ही परिसीमन आयोग बनेगा। ठीक है, यानी 2001 की जब जनगणना होगी 2030 तक, 2000 तक सीमित कर दी इसको। 2000 के बाद 2001 में जनगणना होनी थी, तो इसका मतलब 2002 में ही नया परिसीमन आयोग बनेगा और वही तय करेगा कि कितनी सीटें होंगी। ठीक है, अब फिर से क्या है, फिर से जब 94th CAA 2001, ठीक है, अब इसके द्वारा क्या कर दिया गया दोस्तों, ये सीटें फिर से 2026 तक के लिए फिक्स कर दी। और अब की बार सेंसस कौन सा लिया दोस्तों, इसके ऊपर सेंसस लिया 1991 वाला, यानी 1991 की जो जनगणना है उसके हिसाब से 2026 तक के लिए सीटें फिक्स कर दी गई। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 की। अब इससे क्या किया, अब इससे जो किया वो किया है 2001 वाले जो सेंसस है यानी जनगणना है उसके आधार पर सीटें 2026 तक के लिए फिक्स कर दी। अब जो परिसीमन होगा वो होगा 2026 के अंदर, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो भी सीटें बढ़ेंगी वो कब बढ़ेंगी, 2026 में। आगे बात समझिए, ये तो है दोस्तों रीएडजस्टमेंट। अब ये रीएडजस्टमेंट के बारे में आर्टिकल नंबर को किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 82 के अंदर रीएडजस्टमेंट के बारे में दिया। ठीक है, रीएडजस्टमेंट के बारे में अनुच्छेद 82 के अंदर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है। सीटों का बंटवारा होता है दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से। सीटों का बंटवारा कैसे होता है, जैसे रेशियो लिया जाता है, यानी पॉपुलेशन, ठीक है, और जो अलॉटेड सीट है उसका आप रेशियो ले लीजिए। ठीक है, अलॉटेड सीट, ठीक है, तो ये रेशियो है ना, ये सभी सीटों के लिए बराबर होगा, यानी जो भी स्टेट है भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं, ठीक है दोस्तों, उन सारे स्टेट का सेम फॉर होल स्टेट, यानी ये रेशियो है ये सभी स्टेट के लिए सेम हो। आगे बात सुनो, अब दूसरा क्या है, रेशियो यानी पॉपुलेशन। अब दूसरा क्या है दोस्तों, ये तो आगे सभी स्टेट की बात। अब पॉपुलेशन और अलॉटेड टू सीट्स टू द स्टेट। अब ये देखो, ये रेशियो है ना, ये सेम रहेगा, सेम फॉर ऑल सीट अलॉटेड इन ए स्टेट। आगे बात सुनिए, यानी क्या है कि ये पहले रेशियो के अंदर क्या है कि देश की जितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर कितनी सीटों पे चुनाव होता है, 543। तो टोटल पॉपुलेशन को 543 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो आ जाएगा, वो रेशियो सभी स्टेट के लिए बराबर रहेगा। यानी मान लिया 1 लाख पॉपुलेशन है,
1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट है, तो पूरे देश के अंदर ही 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर निकालो। काउंटिंग में थोड़ी हो जाती है कई बार। तो 1 लाख की सीट पे मान लिया एक सीट अलॉट कर रखी है, तो सारे राज्य है ना उनके अंदर 1-1 लाख की जो जनसंख्या है, मान लिया यूपी की जनसंख्या 10 लाख है तो यूपी को 10 सीट अलॉट कर देंगे। हरियाणा की 5 लाख है तो हरियाणा को 5 लाख 5 सीटें वो कर देंगे, अलॉट कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है राज्य की। अब राज्य की जितनी जनसंख्या है, मान लिया इसकी 10,000 जनसंख्या है हरियाणा की, पर हरियाणा को 5 सीटें अलॉट है। ठीक है, तो सभी राज्यों के अंदर सभी सीट के ऊपर 2-2 हजार व्यक्ति होंगे। ठीक है, सभी सीट के अंदर जो जनसंख्या कवर होगी वो 2-2 हजार होगी। आगे बात समझ में, ऐसे सीट अलॉट की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे अध्याय में आगे। ठीक है, अब क्या है, रीएडजस्टमेंट हो गया, हमारा सीट का एलोकेशन हो गया। अब इलेक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इलेक्शन के अंदर और क्या चीज आती है। इलेक्शन कैसे होते हैं? इलेक्शन होते हैं दोस्तों डायरेक्ट, यानी जनता अपने वोट से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अब इलेक्शन की प्रणाली कैसे है दोस्तों? इलेक्शन की प्रणाली के अंदर जैसे जिस भी कैंडिडेट को बहुमत मिल जाएगा ना, वो कैंडिडेट जीत जाएगा। बहुमत कैसे? मान लिया 5 कैंडिडेट खड़े हैं और A B C D E 5 कैंडिडेट, तो मान लिया A को सबसे ज्यादा वोट मिल गई तो A क्या होगा, उसके अंदर विजयी घोषित होगा। ठीक है, लेकिन इस इलेक्शन के दोस्तों दुष्प्रभाव, या फिर दुष्प्रभाव तो नहीं बोल सकते, डिमेरिट बोल दे सकते हैं इसको, कि गुण और दोष बोल सकते हैं। दुष्प्रभाव तो नहीं, दुष्प्रभाव का मतलब अगर उसके कारण कुछ गलत हो रहा है, लेकिन दोष क्या होते हैं? दोष उसकी गलती है, चाहे उसकी वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसके अंदर क्या बोल सकते हैं? देखो दोस्तों, वोट कैसे है, मान लिया 100% वोट, 100 वोट पड़े हैं, A को मिल गए 40, B को मिल गए 10, C को मिल गए 10, D को मिल गए 20, कितने हो गए 50 और 30 80, और E को मिल गए मान लिया 20। आगे बात सुनिए, तो इसके अंदर विजयी कौन होगा? A होगा। ठीक है, लेकिन अब देखो A को तो वोट 100 में से 40 ही मिले हैं, यानी 60 लोग तो उसके खिलाफ हैं। ठीक है, यानी माइनॉरिटी वाला है ना, वो भी क्या हो गया, 40 लोग ही चाहते हैं सिर्फ उसको कि वो चुना जाए, लेकिन 60 लोग नहीं चाहते। फिर भी वो उन 40 लोगों की सहायता से वो क्या होगा, इन 60 के ऊपर भी रूल करेगा। ये इसकी डिमेरिट आ गई। दूसरी डिमेरिट के ऊपर देखो, दूसरी डिमेरिट में क्या बोल रहे हैं? अब देखो कि किसी को 40 वोट मिले, किसी को मिले 38 वोट, ठीक है, एक को मिल गए 12। ठीक है, अब देखो 40 और 38 के बीच में फर्क कितना है? सिर्फ 2 का है, लेकिन क्या कि 2 लोगों ने इसको क्या मान लिया है कि इसको इससे कम माना है 2 लोगों ने, लेकिन उन 2 लोगों की वजह से इन 38 लोगों की राय का कोई ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि 38 लोग तो नहीं चाहते, ये 50 लोग तो नहीं चाहते कि ये बने। अब ये देखो, चल भाई ये सिस्टम भी हमने ये भी कर लिया, अलग बात है। अब ये देखो 40 और 38, इसमें सिर्फ 2 का फर्क है। ठीक है, वरना ये भी जीत सकता था, यानी 38 लोग तो इसको भी चाहते हैं। आगे बात समझते, तो 40 वाला है वो सिर्फ थोड़े थोड़े मार्जिन से जीत के क्या होंगे, जो कुछ पार्टियां हैं वो क्या कर जाती हैं, उनका नंबर तो ज्यादा हो जाता है। अब किसी के विधायक 35 हो जाते हैं, यानी
थोड़े सिर्फ 2 वोट से, कोई 2 वोट से जीत गया, कोई 3 वोट से जीत गया, कोई 5 वोट से, कोई 10 वोट से, कोई 100 वोट से। तो ऐसे जीत के एक के तो 35 हो गए, दूसरी के कितने रह गए 5। लेकिन वोट तो इनको भी कितना मिला है, इनके आसपास का ही वोट मिला है, इनके सदस्य रह गए 5, इनके हो गए 35। क्यों? क्योंकि थोड़े से भी अंतर से आप जीतेंगे, चाहे अंतर थोड़ा ही क्यों ना हो, आप जीत गए तो जीत गए। ठीक है, इन ए पार्टी को 35 सीटें मिल गई और बी को मिली सिर्फ 5, और ए के कैंडिडेट हैं वो सिर्फ 1% वोट से ही जीत पाए हैं इनसे। तो इनका प्रतिनिधित्व है, इनको वोट करने वाले जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व तो कम हो गया, और इनको वोट करने वाले लोग हैं वो सिर्फ 1% ही ज्यादा है, लेकिन सीटों में उनका प्रतिनिधित्व, संसद के अंदर उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा, ज्यादा हो गया। तो ये थोड़ी सी इसकी डीमेरिट है। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब बात आती है दोस्तों राज्यसभा के इलेक्शन में। ये टॉपिक करेंगे, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसके पार्ट दोस्तों ज्यादा होंगे मेरे हिसाब से, इसके पार्ट कम से कम 8 से 10 पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर डिटेल से मैंने समझाऊंगा तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, पढ़ने का, और ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ते हैं तो ये चैप्टर इतना लंबा है कि इसके 8 से 10 पार्ट बनना स्वाभाविक है। ठीक है, तो अब राज्यसभा के इलेक्शन की बात करते हैं। राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो दोस्तों सिंगल वोट ट्रांसफर के ऊपर। सिंगल वोट ट्रांसफर कैसे होता है, जो मैंने आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति का पार्ट 1 है उसके अंदर मतलब डिटेल में डिस्कस किया है कि सिंगल वोट ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आप उस वीडियो को एक बार जाके देख लेना कि सिंगल वोट ट्रांसफर कैसे होता है, या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसको आप वहां से जाके पढ़ लेना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के अंदर सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और यूनियन टेरिटरी से भी होता है। तो राज्यसभा क्या है दोस्तों, राज्यसभा के अंदर सिर्फ एक खामी ये है कि इसका जो टेन्योर है ना, बात जब टेन्योर की आती है तो इसका 6 साल है, और जो टेन्योर लोकसभा का वो 5 साल का। तो कभी भी किसी भी पार्टी का दोनों सदनों में बहुमत हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरह से अच्छी बात भी कह सकते हैं और बुरी भी कह सकते हैं। कैसे अच्छी, कैसे कि अगर दोनों सदनों में किसी एक पार्टी का बहुमत हो गया तो फिर निरंकुश हो जाएगी, क्योंकि उसको किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं होगी कोई भी बिल पास करवाने के लिए। और बुरी बात क्या होगी, बुरी बात ये होती है कि इसके कारण कई बार जो बिल है, जरूरी बिल है, वो राज्यसभा के अंदर अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का बहुमत नहीं होता, सरकार इससे पास नहीं करवा पाती। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन में क्या करते हैं दोस्तों कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है, किससे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होता है। वोट कौन डालते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है दोस्तों, ये हो गया राज्यसभा का इलेक्शन। तो अब देखो एक दो आर्टिकल और बता देता हूँ। जैसे आर्टिकल 79 के अंदर क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का संविधान। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग है, वो कैसे कैसे चलेगी, ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं आर्टिकल 79 के अंदर। 80 के अंदर जिक्र आता है हमारा राज्यसभा का, और 81 के अंदर आता है लोकसभा का। ठीक है, 82 के बारे में मैंने बता दिया था कि रीएडजस्टमेंट होती है आफ्टर एवरी सेंसस, वो होता है आर्टिकल 82 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आपको भी दिक्कत होगी और मेरे को भी दिक्कत होगी अपलोड करने में। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हेलो।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले पार्लियामेंट का टॉपिक। पार्लियामेंट यानी संसद। संसद संसद का टॉपिक इंडियन पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि संसद एक ऐसा केंद्र है दोस्तों देश का, जहाँ पर देश के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। वो चाहे कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, इकोनॉमिक मामलों से जुड़ा हुआ हो, देश की रक्षा से जुड़ा हुआ हो, या फिर किसी और चीज़ से। ठीक है दोस्तों, तो संसद है वो देश का एक केंद्र बिंदु है। भारत में संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। तो आप इससे महत्व समझ सकते हैं कि संसद का क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, अब भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो है संसदीय शासन प्रणाली, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का सिद्धांत क्या है? पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये बोलता है कि जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी अलग अलग नहीं होते। ठीक है, ये जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ये भारत ने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। वेस्टमिंस्टर क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि वेस्टमिंस्टर वो जगह है जहाँ पर इंग्लैंड का पार्लियामेंट है या फिर संसद स्थापित है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। ठीक है, यानी संवैधानिक प्रावधान क्या है संसद के बारे में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 यानी 79 से लेकर 122 तक इसके बारे में दिया गया है, रिलेटेड टू पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होती हैं। ठीक, संस्थाओं में हम बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये एक संस्था है, संस्थान है जो देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए काम करते हैं। और पार्लियामेंट है दोस्तों, पार्लियामेंट को हम क्या बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। ऑर्गन का मतलब होता है दोस्तों अंग, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी, यानी विधायी अंग है। विधायी का मतलब क्या होता है दोस्तों? विधायी का मतलब होता है वो क्षेत्र जिसका काम होता है कानून बनाना। ठीक है, यानी कानून बनाना, उसको बोलते हैं विधायी। ठीक है, भारत में जो काम है उसको 3 भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो भारत में क्या है दोस्तों, ये खूबसूरती है कि सभी को पावर है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में नहीं देकर उनका बंटवारा कर दिया, और बंटवारा भी ऐसे कि सारी संस्थाएं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, विधायी अंग है पार्लियामेंट। ठीक है, अब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट से क्या समझते हैं दोस्तों? यानी संसद की संस्थाएं कौन कौन सी है संसद। अब संसद की जो संस्थाएं हैं दोस्तों, उसके अंदर सबसे पहले आता है राज्यसभा। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं, या दूसरा होता है लोकसभा, और तीसरा होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये शुरुआत में इनके नाम लोकसभा और राज्यसभा नहीं थे दोस्तों। जो ये इनका हिंदी नाम है ये 1954 के अंदर अडॉप्ट किए गए थे, यानी 1954 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा नाम लिया गया था। पहले इसको क्या बोलते थे? इसको बोल सकते हैं हाउस ऑफ एल्डर, यानी जो एक बड़े व्यक्ति हैं उनका सदन, इसको बोलते थे हाउस ऑफ, इसको बोल सकते हैं पीपल। ठीक है, यानी व्यक्तियों का समूह, सॉरी व्यक्तियों का सदन, या फिर व्यक्तियों का सदन कैसे बोल सकते हैं दोस्तों? ये क्या व्यक्ति नहीं है, इसको मतलब है कि जो व्यक्तियों द्वारा चुने हुए सदन, इसके अंदर इस सदन में जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है,
हाउस ऑफ पीपल, पीपल का मतलब ये नहीं होता कि लोग, कि लोगों का सदन है। पीपल तो इसके अंदर भी है, जो पीपल आप समझते हैं या इन जनरल समझेंगे तो इसका मतलब पीपल तो इसके अंदर भी, इसके अंदर भी इंसान ही है, जानवर थोड़ी है। लेकिन हाउस ऑफ पीपल का मतलब यहाँ इससे ये है कि इसके अंदर जो चुनाव होता है लोगों का, वो डायरेक्ट जनता द्वारा किया जाता है। पीपल का मतलब यहाँ है जनता, ठीक है। इसको बोल सकते हैं दोस्तों दूसरा लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस भी बोल सकते हैं, या फिर सेकंड हाउस बोल सकते हैं, ठीक है, सेकंड हाउस। इसको फर्स्ट हाउस बोल सकते हैं, फर्स्ट हाउस। इसको फिर एक चीज और नाम इसका काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है दोस्तों, काउंसिल ऑफ स्टेट इसको बोल सकते हैं, अपर हाउस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये इनके अलग अलग नाम हैं, ठीक है। इसको हाउस ऑफ पॉपुलर भी बोलते हैं, यानी हाउस ऑफ पॉपुलर, यानी पॉपुलर क्या होता है दोस्तों, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध लोगों का। क्यों? क्योंकि जो जनता के बीच प्रसिद्ध होते हैं अमूमन वही चुनकर आते हैं लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, ये जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है किससे लिया था, हमने पहले भी बताया था कि ब्रिटेन से लिया था। अब ब्रिटेन के अंदर जैसे यहाँ हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, वहाँ कौन होता है, क्वीन होता है या किंग होता है, ठीक है दोस्तों। यानी हमारे प्रेसिडेंट होता है, तो हमारे प्रेसिडेंट की जगह वहाँ पर क्या होता है, क्वीन या किंग। अब लोकसभा को, यानी जो निचला सदन है, उसको क्या बोला जाता है वहाँ पे, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है दोस्तों, हाउस ऑफ कॉमन्स। और हमारे यहाँ जैसे राज्यसभा है, वहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है। आगे बात सुनिए, हाउस ऑफ लॉर्ड। अब अमेरिका के अंदर देखेंगे दोस्तों, अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो संसद का अंग नहीं होता, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, यानी संसदीय शासन प्रणाली की बात की थी, उसके अंदर कार्यपालिका और विधायिका है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है। लेकिन अमेरिका में कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है दोस्तों, वहां पर है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। वहां पर जो शासन का मुखिया होता है वो कौन होता है दोस्तों, राष्ट्रपति होता है। और भारत में होता है शासन का मुखिया प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। तो वहां पर क्या होता है, इस शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो सिर्फ एक कार्यपालिका का सदस्य है, ना कि विधायिका का। विधायिका कौन है, विधायिका वहां पे लिखो। अब वहां पर राज्यसभा की जगह क्या होता है दोस्तों, सीनेट, ठीक है, क्या होता है, सीनेट, ये राज्यसभा। और लोकसभा की जगह हमारे यहाँ, सॉरी वहां पे राज्यसभा क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ सीनेट। और दूसरा जो लोकसभा है उसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। आगे बात समझ में, ये तो हो गया अमेरिका का। और ये क्या है दोस्तों, ब्रिटेन का। आगे बात समझ में, और अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट है वो संसद का अंग नहीं होता। आगे बात समझ। अब आगे चलते हैं कि आगे इसके अंदर जो दूसरा पार्ट है, इसके अंदर जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है कि कंपोजिशन क्या है संसद की, ठीक है, कि कंपोजिशन क्या है संसद की। संसद की कंपोजिशन के अंदर दोस्तों, कंपोजिशन का मतलब होता है रचना। संसद की रचना के अंदर क्या क्या आता है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद की
रचना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद की रचना। संसद के अंदर कौन कौन आता है दोस्तों? संसद के अंदर आता है, पहले देखेंगे राज्यसभा। अब राज्यसभा का देखो दोस्तों, राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं? 250, जिसके अंदर 238 हैं वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और 12 लोग हैं, उनको नामित करते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक, 12 लोगों को कौन नामित करते हैं? राष्ट्रपति। और 238 हैं वो कहाँ से आते हैं? राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। अब देखो दोस्तों, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट का प्रतिनिधित्व क्या है? स्टेट का प्रतिनिधित्व कैसे आता है दोस्तों? राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर राज्यों का प्रतिनिधित्व आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चयन से। ठीक, निर्वाचन से, सॉरी चयन से नहीं, चयन का मतलब होता है सिलेक्शन और निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्शन। सिलेक्शन की प्रोसेस तो होती है दोस्तों कि आप किसी एक को सेलेक्ट कर लो, दिए गए कोई भी किसी एक को भी आप उठा के आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो। लेकिन इलेक्शन का मतलब होता है कि वोट डाल के प्रक्रिया के तहत उसका निर्वाचन होगा। अब देखो इसके अंदर क्या आता है? स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व कैसे आता है? द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं दोस्तों? डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर होता है दोस्तों जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, यानी जनता किसी इलेक्शन के अंदर जब वोट डालती है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, यानी प्रत्यक्ष मतदान। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर क्या होता है दोस्तों? जब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जनता के जो जनता को जो रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, वो जब किसी को चुनते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का निर्वाचन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है। ठीक है, इसकी जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? सिंगल वोट ट्रांसफर। सिंगल वोट ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों, सिंगल वोट ट्रांसफर। आगे बात समझो। अब इसमें जो अब राज्यसभा में किसी राज्य की कितनी सीटें होंगी वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, वो डिपेंड करता है दोस्तों उस राज्य की पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक, पॉपुलेशन के हिसाब से राज्य को सीट अलॉट की जाती है। ठीक है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से। अब किसी जैसे यूपी जैसे राज्य के अंदर जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पे क्या होगी? 31 सीटें हैं राज्यसभा की। और त्रिपुरा के अंदर आप देखेंगे तो त्रिपुरा के अंदर 1 सीट है। आगे बात समझो, त्रिपुरा के अंदर 1 सीट है। ठीक है दोस्तों, तो ये सीट किसके आधार पर है? पॉपुलेशन के आधार पर। दूसरा क्या है? अमेरिका में आप देखेंगे ना तो अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य को 2 सीटें दी गई हैं। ठीक है, यानी 100 सीट हैं। वहां पे जनसंख्या को नहीं देखा जाता कि किस राज्य के अंदर कितनी जनसंख्या है, सिर्फ 2 सीट फिक्स कर दी। अब इससे दिक्कत क्या हुई? देखो दिक्कत तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसका एक डिमेरिट क्या है? डिमेरिट ये है दोस्तों कि अल्टीमेटली जो होता है अंततः है इनका काम क्या होता है? जनता का प्रतिनिधित्व करना। लेकिन यहाँ पर जनता का तो ख्याल रखा ही नहीं गया। यहाँ पर तो सीट फिक्स कर दी कि 2 सीटें मिलेंगी, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो। जनता का कोई मैटर ही नहीं छोड़ा है। यहाँ हमारे केस में क्या है कि जनता का प्रतिनिधित्व करना है तो जनता के हिसाब से ही यानी पॉपुलेशन जनसंख्या के हिसाब से ही सीटें होनी जरूरी हैं। तो इसको हम बेटर बोल सकते हैं अमेरिका वाले सिस्टम से।
ठीक है। अब बात आती है दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? यूनियन टेरिटरी दोस्तों फिलहाल में 7 है, ठीक है, फिलहाल में 7 यूनियन टेरिटरी है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब इसके अंदर 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी खुद की क्या है दोस्तों? विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें कौन सा है? दिल्ली, पुदुचेरी और J&K, ठीक है। ये जो पहले वाली और दूसरे वाली है दोस्तों, ये फिलहाल में कंटिन्यू है, यानी स्टेट इनकी दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पुदुचेरी की है, लेकिन जब J&K में अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिजोल्व है, ठीक है, वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जो प्री-शिमन का काम चल रहा है उसके बाद ही वहाँ पे इलेक्शन होगा। अब प्री-शिमन क्या होता है दोस्तों? प्री-शिमन से जो राज्य के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको निर्धारित किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कितनी सीटें होंगी राज्य के अंदर, विधानसभा की कितनी सीटें होंगी, कितनी सीटें लोकसभा की होंगी, कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, तो वो सारी कौन तय करता? वो सारी तय करता प्री-शिमन आयोग, ठीक है दोस्तों। आधी बात समझ में। अब बात आती है नॉमिनेशन की। 12 मेंबर हैं, उनको नॉमिनेट कैसे करते हैं, यानी नामित कैसे करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, नॉमिनेशन, नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। अब नॉमिनेटेड मेंबर क्या है कि 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। वो 12 मेंबर कहाँ से होंगे दोस्तों? वो 12 मेंबर होंगे आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, साइंस या फिर सोशल सर्विस। इन क्षेत्रों से 12 ऐसे लोगों को जिनको विशेष रूप से जानकारी होती है उन क्षेत्रों की, क्योंकि संसद के अंदर हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। तो 12 लोगों को चयन नामित क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएं हैं या विशेष लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते, ठीक है, वो इलेक्शन की प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, तो उनको नामित करके सदन के अंदर लाया जाता है ताकि उनकी जो जानकारी है उसका फायदा उठाकर देश के अंदर प्रगति की जाए। वो डायरेक्ट इलेक्शन से तो सदन के अंदर आना पसंद नहीं करते, ठीक है, वो फिर किससे आते हैं? राष्ट्रपति के नॉमिनेशन से, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है लोकसभा की। लोकसभा है उसका क्या कंपोजिशन है, उसकी क्या रचना है, ठीक है। लोकसभा के अंदर दोस्तों कितनी सीटें हैं? 552, ठीक है, लोकसभा के अंदर 552 सीटें हैं। इसमें से 543 के ऊपर इलेक्शन होता है और 2 है वो नॉमिनेशन से फिल की जाती है, नॉमिनेशन, ठीक है। ये पॉइंट 2 वाला ये मार्क कर लेना, स्टार कर लेना, इसके ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों है वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 545 सीट है वही फिल की जाती है। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 552 और 545 सीटों के ऊपर यानी 543 के ऊपर इलेक्शन होता है और 2 नॉमिनेशन से फिल करते हैं राष्ट्र एंग्लो इंडियन सोसाइटी से। अब देखो, अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन की, राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है दोस्तों? राज्यों के अंदर से डायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यानी राज्यों के अंदर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन से राज्यों के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका चुनाव होता है। अब देखो,
इसके अंदर जो चुनाव है वो किस सिद्धांत पे होता है दोस्तों? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या चीज़ है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब ये क्या चीज़ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये क्या चीज़ है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से मतलब है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति, जो भी युवा या जो भी वयस्क एक निर्धारित आयु को पूरा कर लेगा तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। वो किस कम्युनिटी से है, किस कास्ट से है, या फिर किस समुदाय से है, ठीक है, किस पंथ से है, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर करता है तो सिर्फ एक उम्र, यानी 18 साल के बाद हर कोई जो लोकसभा का इलेक्शन है उसके अंदर वोट डाल सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। अब पहले क्या होता था दोस्तों कि 21 साल की आयु का जो व्यक्ति होता था वही वोट डाल पाता था, ठीक है। लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के अंतर्गत क्या कर दिया दोस्तों? इस उम्र को घटाकर 21 साल से 18 साल कर दिया गया, ठीक है। आगे बात समझ में कि वोट डालने की उम्र 18 साल कब की गई थी? 1988 के अंदर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। आगे बात समझ में। अब बात आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी के अंदर भी डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। लेकिन संविधान के अंदर ये कब ऐड किया गया था? संविधान के अंदर ये ऐड किया गया था दोस्तों, इसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पब्लिक एक्ट 1965। इसको ध्यान रख लो कि इस अधिनियम के तहत 1965 में यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भी डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान शामिल कर लिया गया था, ठीक है दोस्तों। यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ हाउस ऑफ पब्लिक यानी हाउस ऑफ पब्लिक क्या होता है दोस्तों? लोकसभा, ठीक है दोस्तों। एक्ट कब? 1965 के। आगे बात समझिए। अब देखो दूसरा, अब इसके अंदर दोस्तों दिल्ली, पुडुचेरी और ये क्या है अपना जो एक और है J&K, इसके अंदर क्या है? लोकसभा के सदस्य हैं वो ज़्यादा हैं और जो छोटे छोटे हैं उनके अंदर सिर्फ एक एक या फिर दो दो सीटें हैं लोकसभा की। अब बात आती है दोस्तों नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन सोसाइटी, यानी एंग्लो इंडियन सोसाइटी है उससे 2 मेंबर हैं, उनका नॉमिनेशन या उनको नामित कैसे करते हैं? नॉमिनेशन ऑफ 2 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन सोसाइटी इन कहां पर नामित करते हैं राष्ट्रपति उनको? लोकसभा के अंदर, ठीक है। अब ये बात आती है दोस्तों कि ये वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है, ऐसे इसको इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये जर्नल सी बात है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है कि 2 लोगों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सोसाइटी से लोकसभा के अंदर नामित करते हैं। फिर इसमें खास क्या है? इसमें खास है दोस्तों कि ये देखो सबसे पहले ये कब तक शुरू किया गया था? 1960 को, ठीक है। 1960 तक लागू किया गया था कि 1960 तक ही इसको रखना है। फिर 10-10 साल की वैलिडिटी इसकी बढ़ाते गए। अब 95th CAA से लेकर
2009 में इसकी वैलिडिटी कितनी कर दी थी, 2020 तक बढ़ा दिया था ये। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब क्या किया कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से इस प्रावधान को खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसको संविधान से हटा दिया। इससे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको संविधान से हटा दिया गया। ये बात याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से इसको संविधान से हटा लिया गया है। हालांकि जो इसका प्रेजेंट स्टेटस है दोस्तों, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है कि सरकार ने जो ये एक्ट लेके आई है सरकार, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली यानी याचिका दायर की गई है, ठीक है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ठीक है। जब जो भी फैसला आएगा वो बाद में हम किसी वीडियो में फिर से आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात आती है लोकसभा को देख लिया, राज्यसभा की बात करते हैं कि सॉरी लोकसभा और राज्यसभा दोनों देख लिया, लोकसभा राज्यसभा पहले देख लिया था। अब बात आती है इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा का इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है दोस्तों, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी जनता इसके अंदर वोट डालती है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर जनता वोट डालती है, और जैसा मैंने बताया पहले 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 से इसकी उम्र 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 साल, ठीक है दोस्तों। 21 साल से घटाकर कितनी कर दी, 11 साल, सॉरी 18 साल। अब बात आती है कि लोकसभा के अंदर मेंबर आपको पता है मेंबर पहले बता दें 552 या फिर 543 का के ऊपर फिलहाल इलेक्शन हो रहा है, 2 वाला ये है, ये इससे खारिज कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अब बात आती है दोस्तों कि जो सेंसस है, यानी जनगणना के बाद डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन क्या होता है, और सेंसस के बाद रीएडजस्टमेंट है वो कैसे होता है, ठीक है। रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस। सेंसस का मतलब होता है दोस्तों जनगणना, और रीएडजस्टमेंट कैसे करते हैं, अब ये थोड़ा सा टॉपिक आपको समझना पड़ेगा कि रीएडजस्टमेंट कैसे होती है। देखो दोस्तों, जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो अब रीएडजस्टमेंट या फिर जनसंख्या बढ़ने के बाद रीएडजस्टमेंट सीटों का कैसे होता है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होता है राज्यों के अंदर। तो जब भी जनगणना होती है एक डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, डिलिमिटेशन कमीशन। यानी परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग दोस्तों क्या करता है, परिसीमन आयोग का काम होता है राज्यों के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब की सीटों को निर्धारित करता है। कौन करता है, वो करता है परिसीमन आयोग। यानी हर जनगणना के बाद सीटें एडजस्ट होती रहती हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो 1952 यानी 1951 में क्या हुआ, 1951 में जब जनगणना हुई तो 1952 के अंदर डिलिमिटेशन कमीशन बना। 1961 के अंदर फिर जनगणना हुई तो 1962 में
फिर 1971 में बना, तो 1972 के अंदर फिर से डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, आगे बात सुनो। अब देखो कि यहाँ भी देख लिया भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि जनसंख्या बढ़ती जाएगी, तो कुछ मेजर करने पड़ेंगे, यानी कुछ तरीके ऐसे करने पड़ेंगे कि आपको जनसंख्या के ऊपर थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाने के लिए सोचना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या सोचा, विधायिका के केस में क्या सोचा कि उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से क्या कर दिया, फिक्स कर दी सीटें। कब तक? 2000 तक कि जनगणना जब भी होगी उसके बाद डायरेक्ट 2000 में जाके ही परिसीमन आयोग बनेगा। ठीक है, यानी 2001 की जब जनगणना होगी 2030 तक, 2000 तक सीमित कर दी इसको। 2000 के बाद 2001 में जनगणना होनी थी, तो इसका मतलब 2002 में ही नया परिसीमन आयोग बनेगा और वही तय करेगा कि कितनी सीटें होंगी। ठीक है, अब फिर से क्या है, फिर से जब 94th CAA 2001, ठीक है, अब इसके द्वारा क्या कर दिया गया दोस्तों, ये सीटें फिर से 2026 तक के लिए फिक्स कर दी। और अब की बार सेंसस कौन सा लिया दोस्तों, इसके ऊपर सेंसस लिया 1991 वाला, यानी 1991 की जो जनगणना है उसके हिसाब से 2026 तक के लिए सीटें फिक्स कर दी गई। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। अब इससे क्या किया, अब इससे जो किया वो किया है 2001 वाले जो सेंसस है यानी जनगणना है उसके आधार पर सीटें 2026 तक के लिए फिक्स कर दी। अब जो परिसीमन होगा वो होगा 2026 के अंदर, यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो भी सीटें बढ़ेंगी वो कब बढ़ेंगी, 2026 में। आगे बात समझिए, ये तो है दोस्तों रीएडजस्टमेंट। अब ये रीएडजस्टमेंट के बारे में आर्टिकल नंबर को किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 82 के अंदर रीएडजस्टमेंट के बारे में दिया। ठीक है, रीएडजस्टमेंट के बारे में अनुच्छेद 82 के अंदर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि सीटों का बंटवारा कैसे होता है। सीटों का बंटवारा होता है दोस्तों पॉपुलेशन के हिसाब से। सीटों का बंटवारा कैसे होता है, जैसे रेशियो लिया जाता है, यानी पॉपुलेशन, ठीक है, और जो अलॉटेड सीट है उसका आप रेशियो ले लीजिए। ठीक है, अलॉटेड सीट, ठीक है, तो ये रेशियो है ना, ये सभी सीटों के लिए बराबर होगा, यानी जो भी स्टेट हैं भारत के अंदर जितने भी स्टेट हैं, ठीक है दोस्तों, उन सारे स्टेट का सेम फॉर होल स्टेट, यानी ये रेशियो है ये सभी स्टेट के लिए सेम होगा। आगे बात सुनो, अब दूसरा क्या है, रेशियो यानी पॉपुलेशन। अब दूसरा क्या है दोस्तों, ये तो आगे सभी स्टेट की बात। अब पॉपुलेशन और अलॉटेड टू सीट्स टू द स्टेट। अब ये देखो, ये रेशियो है ना, ये सेम रहेगा, सेम फॉर सीट अलॉटेड इन ए स्टेट। आगे बात सुनिए, यानी क्या है कि ये पहले रेशियो के अंदर क्या है कि देश की जितनी पॉपुलेशन है उसके अंदर कितनी सीटों पे चुनाव होता है, 543। तो टोटल पॉपुलेशन को 543 से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो आ जाएगा, वो रेशियो सभी स्टेट के लिए बराबर रहेगा। यानी मान लिया 1 लाख पॉपुलेशन है,
1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक सीट है, तो पूरे देश के अंदर ही 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर काउंटिंग में थोड़ी हो जाती है कई बार। तो 1 लाख की सीट पे मान लिया एक सीट अलॉट कर रखी है, तो सारे राज्य है ना उनके अंदर 1-1 लाख की जो जनसंख्या है, मान लिया यूपी की जनसंख्या 10 लाख है तो यूपी को 10 सीट अलॉट कर देंगे, हरियाणा की 5 लाख है तो हरियाणा को 5 लाख 5 सीटें वो कर देंगे, अलॉट कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है राज्य की। अब राज्य की जितनी जनसंख्या है, मान लिया इसकी 10,000 जनसंख्या हरियाणा की, और हरियाणा को 5 सीटें अलॉट है। ठीक है, तो सभी राज्यों के अंदर सभी सीट के ऊपर 2-2 हजार व्यक्ति होंगे। ठीक है, सभी सीट के अंदर जो जनसंख्या कवर होगी वो 2-2 हजार होगी। आगे बात समझ में, ऐसे सीट अलॉट की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे अध्याय में आगे। ठीक है, अब क्या है, रीएडजस्टमेंट हो गया, हमारा सीट का एलोकेशन हो गया। अब इलेक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इलेक्शन के अंदर और क्या चीज़ आती है। इलेक्शन कैसे होते हैं? इलेक्शन होते हैं दोस्तों डायरेक्ट, यानी जनता अपने वोट से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अब इलेक्शन की प्रणाली कैसे है दोस्तों? इलेक्शन की प्रणाली के अंदर जैसे जिस भी कैंडिडेट को बहुमत मिल जाएगा ना, वो कैंडिडेट जीत जाएगा। बहुमत कैसे? मान लिया 5 कैंडिडेट खड़े और A B C D E 5 कैंडिडेट, तो मान लिया A को सबसे ज़्यादा वोट मिल गई तो A क्या होगा, उसके अंदर विजयी घोषित होगा। ठीक है, लेकिन इस इलेक्शन के दोस्तों दुष्प्रभाव, या फिर दुष्प्रभाव तो नहीं बोल सकते, डिमेरिट बोल दे सकते हैं इसको, कि गुण और दोष बोल सकते हैं। दुष्प्रभाव तो नहीं, दुष्प्रभाव का मतलब अगर उसके कारण कुछ गलत हो रहा है, लेकिन दोष क्या होते हैं, दोष उसकी गलती है, चाहे उसकी वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इसके अंदर क्या बोल सकते हैं? देखो दोस्तों, वोट कैसे है, मान लिया 100% वोट, 100 वोट पड़ेंगे, A को मिल गए 40, B को मिल गए 10, C को मिल गए 10, D को मिल गए 20, कितने हो गए 50 और 30 80, और E को मिल गए मान लिया 20। आगे बात सुनिए, तो इसके अंदर विजयी कौन होगा? A होगा। ठीक है, लेकिन अब देखो A को तो वोट 100 में से 40 ही मिले हैं, यानी 60 लोग तो उसके खिलाफ हैं। ठीक है, यानी माइनॉरिटी वाला है ना, वो भी क्या हो गया, 40 लोग ही चाहते हैं सिर्फ उसको कि वो चुना जाए, लेकिन 60 लोग नहीं चाहते। फिर भी वो उन 40 लोगों की सहायता से वो क्या होगा, इन 60 के ऊपर भी रूल करेगा। ये इसकी डिमेरिट आ गई। दूसरी डिमेरिट के ऊपर देखो, दूसरी डिमेरिट में क्या बोल रहे हैं। अब देखो कि किसी को 40 वोट मिले, किसी को मिले 38 वोट, ठीक है, एक को मिल गए 12। ठीक है, अब देखो 40 और 38 के बीच में फर्क कितना है? सिर्फ 2 का है। लेकिन क्या कि 2 लोगों ने इसको क्या मान लिया है कि इसको इससे कम माना है 2 लोगों ने, लेकिन उन 2 लोगों की वजह से इन 38 लोगों की राय का कोई ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि 38 लोग तो नहीं चाहते, ये 50 लोग तो नहीं चाहते कि ये बने। अब ये देखो, चल भाई ये सिस्टम भी हमने ये भी कर लिया, अलग बात है। अब ये देखो 40 और 38, इसमें सिर्फ 2 का फर्क है। ठीक है, वरना ये भी जीत सकता था, यानी 38 लोग तो इसको भी चाहते हैं। आगे बात समझो, तो 40 वाला है वो सिर्फ थोड़े थोड़े मार्जिन से जीत के क्या होंगे, जो कुछ पार्टियां हैं वो क्या कर जाती हैं, उनका नंबर तो ज़्यादा हो जाता है। अब किसी के विधायक 35 हो जाते हैं, यानी
थोड़े सिर्फ 2 वोट से, कोई 2 वोट से जीत गया, कोई 3 वोट से जीत गया, कोई 5 वोट से, कोई 10 वोट से, कोई 100 वोट से, तो ऐसे जीत के एक के तो 35 हो गए, दूसरी के कितने रह गए 5। लेकिन वोट तो इनको भी कितना मिला है, इनके आसपास का ही वोट मिला है, इनके सदस्य रह गए 5, इनके 35। क्यों? क्योंकि थोड़े से भी अंतर से आप जीतेंगे, चाहे अंतर थोड़ा ही क्यों ना हो, आप जीत गए तो जीत गए। ठीक है, इन ए पार्टी को 35 सीटें मिल गई और बी को मिली सिर्फ 5, और ए के कैंडिडेट हैं वो सिर्फ 1% वोट से ही जीत पाए हैं इनसे। तो इनका प्रतिनिधित्व है, इनको वोट करने वाले जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व तो कम हो गया, और इनको वोट करने वाले लोग हैं वो सिर्फ 1% ही ज़्यादा है, लेकिन सीटों में उनका प्रतिनिधित्व, संसद के अंदर उनका प्रतिनिधित्व क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो ये थोड़ी सी इसकी डीमेरिट है। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब बात आती है दोस्तों राज्यसभा के इलेक्शन में। ये टॉपिक करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके पार्ट दोस्तों ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से, इसके पार्ट कम से कम 8 से 10 पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर डिटेल से मैंने समझाऊंगा तो वो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, पढ़ने का, और ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ते हैं तो ये चैप्टर इतना लंबा है कि इसके 8 से 10 पार्ट बनना स्वाभाविक है। ठीक है, तो अब राज्यसभा के इलेक्शन की बात करते हैं। राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो दोस्तों सिंगल वोट ट्रांसफर के ऊपर। सिंगल वोट ट्रांसफर कैसे होता है, जो मैंने आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन में, राष्ट्रपति का पार्ट 1 है उसके अंदर मतलब डिटेल में डिस्कस किया है कि सिंगल वोट ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आप उस वीडियो को एक बार जाके देख लेना कि सिंगल वोट ट्रांसफर कैसे होता है, या फिर इसको एक और चीज़ बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसको आप वहाँ से जाके पढ़ लेना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के अंदर सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और यूनियन टेरिटरी से भी होता है। तो राज्यसभा क्या है दोस्तों, राज्यसभा के अंदर सिर्फ एक खामी ये है कि इसका जो टेन्योर है ना, बात जब टेन्योर की आती है तो इसका 6 साल है, और जो टेन्योर लोकसभा का वो 5 साल का। तो कभी भी किसी भी पार्टी का दोनों सदनों में बहुमत हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरह से अच्छी बात भी कह सकते हैं और बुरी भी कह सकते हैं। कैसे अच्छी, कैसे कि अगर दोनों सदनों में किसी एक पार्टी का बहुमत हो गया तो फिर निरंकुश हो जाएगी, क्योंकि उसको किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं होगी कोई भी बिल पास करवाने के लिए। और बुरी बात क्या होगी, बुरी बात ये होती है कि इसके कारण कई बार जो बिल है, जरूरी बिल है, वो राज्यसभा के अंदर अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार का बहुमत नहीं होता, सरकार इससे पास नहीं करवा पाती। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्शन लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन में क्या करते हैं दोस्तों कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है, किससे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होता है। वोट कौन डालते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है दोस्तों, ये हो गया राज्यसभा का इलेक्शन। तो अब देखो 1-2 आर्टिकल और बता देता हूँ। जैसे आर्टिकल 79 के अंदर क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का संविधान। पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या प्रोसीडिंग है, वो कैसे कैसे चलेगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं आर्टिकल 79 के अंदर। 80 के अंदर जिक्र आता है हमारा राज्यसभा का, और 81 के अंदर आता है लोकसभा का। ठीक है, 82 के बारे में मैंने बता दिया था कि रीएडजस्टमेंट होती है आफ्टर एवरी सेंसस, वो होता है आर्टिकल 82 के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आपको भी दिक्कत होगी और मेरे को भी दिक्कत होगी अपलोड करने में। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।